जितनी विविधता भारत की संस्कृति में है, उतनी ही विविधता इसकी भौगोलिक परिस्थितियों में भी पाई जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं कीर्ति श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत करती हूं एमके ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में। हम यहां पर कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 को। अब तक हमने कवर किया सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, जिसमें हमने अक्षांश और देशांतर को देखा। इसके बाद हमने देखा पृथ्वी की गतियों को, फिर हमने देखा मानचित्र को। इसके बाद हमने पढ़ा पृथ्वी के परिमंडल के विषय में, और हमने देखा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में। अब आज हम भारत के विषय में जानकारी, अपने देश भारत के विषय में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 7वां चैप्टर है। तो दोस्तों, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। इसको हम मैप में देखते हैं। आगे इसमें मैप दिया हुआ है। आप सभी जो है इसके मैप को देखते हैं जब, तो जानते हैं कि भारत जो है, ये देखिए, भारत जो है ये उत्तर में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, और दक्षिण में आप देखेंगे इसके हिंद महासागर है, और पश्चिम में आप देखेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। ये देखिए, इस मैप को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए इसको, ये देखिए, ये उत्तर में इसके यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये हिमालय की श्रृंखला है, और चीन भी है आपके, और इधर पश्चिम में पाकिस्तान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है। और जब आप नीचे की तरफ आएंगे प्रायद्वीपीय भारत की तरफ, तो यहाँ पर ये देखिए, ये हिंद महासागर है, और पश्चिम में प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो दोस्तों, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप जब कोई भी स्थलीय भाग जो है वो 3 ओर से जल से घिरा रहता है तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और वहीं जब वो चारों तरफ से जल से घिरा रहता है तो उसे हम द्वीप कह देते हैं। तो अब अगर इसके जो है अक्षांशीय विस्तार की और देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो ये जो है भारत का क्षेत्रफल टोटल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर एक अच्छी खासी दूरी होती है। हाँ, और उत्तर में ये कश्मीर से लेकर, ये उत्तर में कश्मीर, यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर, जो कि अब जो है आपका जो है राज्य का दर्जा खो चुका है, और ये जो है 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड हो गया है। तो उत्तर में जो है यहाँ से लेकर आप जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख से लेकर आप दक्षिण में आप जो है कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। यहाँ पर कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, और जो कि 3200 किलोमीटर है, जो कि 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर, ये देखिए यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश का ये आखिरी छोर है, तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ की रण तक, यहाँ पर कच्छ है, कच्छ की रण तक इसका विस्तार जो है वो 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विविधता को दर्शाते हैं। तो आइए हम अपना मैटर खोल लेते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो है इसकी स्थिति आपको बताई गई है, और 2011 की जो सेंसस थी उसके हिसाब से आप 120 करोड़ की से अधिक की जनसंख्या पार कर चुके हैं, जो कि विश्व में चाइना के बाद जो है दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ये रही एक बात। दूसरी बात ये कि अभी जो है आपकी सेंसस चूँकि ड्यू टू कोरोना जो है एक्सटेंड हुई है, और 2021 में नहीं हो पाई है, लगा हुआ है लगातार,
लेकिन अभी कम से कम जो है जनसंख्या हमारी 15 से 20 करोड़ बढ़ चुकी होगी। फिलहाल तो अभी जब तक सेंसस के डाटा नहीं आते तब तक हम यही मानते हैं, है ना। तो भारत में जलवायुगत बहुत विविधता है भाषा और संस्कृति में। हाँ, यहाँ पर कहा जाता है कि जो है मतलब हर एक कोस पर जो है वो बोली बदल जाती है ना। तो लेकिन इसके बावजूद जो है हमारे आपस में बहुत अच्छी जो है ट्यूनिंग है और हम एक दूसरे को समझते हैं। इस कारण से हमारा राष्ट्र जो है बंधा हुआ है, हम एकता में के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो जो इसकी स्थिति है, तो स्थिति क्या है कि देखिए हमने जो है पढ़ा था अध्याय 2 में, जहाँ पर हमने अक्षांश और देशांतर ग्लोब में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री से जो ऊपर के का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है। तो पृथ्वी हमारा जो भारत है वो 0 डिग्री से 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तर में है। तो ये पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित हुआ। दूसरी बात जो है ये है कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांशों के बीच में हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और उसके बाद हम इसी में देखें कि जो 23.5 डिग्री की एक आपकी जो मुख्य अक्षांशीय जो है वो रेखा है, वो आपके भारत को लगभग बीचों बीच से बांटती है। और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, ये इन्होंने इसमें बताया है। फिर पश्चिम से पूर्व में क्या स्थिति बनती है, पश्चिम से पूर्व में 68.7 डिग्री 68 जो है डिग्री और 7 मिनट पूर्व तथा 97.25 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच में ये स्थित है। मतलब अक्षांशीय विस्तार है इसका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। और उसके बाद जो इसका देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि अगर भारत की स्थिति पूछी जाए तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हम स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। और बहुत बड़े देशांतरी विस्तार, मतलब तकरीबन 29 डिग्री, अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे कि इसका 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच का जो डिफरेंस है लगभग 29 डिग्री है। मतलब 29 डिग्री से कुछ ज़्यादा ही आएगा लगभग, तो 30 डिग्री के लगभग है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम जो है इसको जो है हमने ग्लोब वाले चैप्टर में देशांतर जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो लगभग अगर 29 डिग्री है तो आप इसको लगभग 30 डिग्री के बराबर अगर हम मान लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही है एक्चुअली, 30 डिग्री के लगभग ही है ये, 29 से 30 के बीच में। तो अगर हम एक मान लेते हैं कि 30 डिग्री के बराबर है तो 3 चौको 12, 120 मिनट लगभग 120 मिनट के लगभग हमारा जो हमारा गुजरात है वहाँ से अरुणाचल प्रदेश के बीच में डिफरेंस आता है। लेकिन हमने इतना स्थानीय समय में अंतर हो सकता था। इस तरह से क्या होता कि ये बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता तो मैनेज करने में बहुत समस्या आती। तो इसलिए हमने क्या किया, एक मानक समय माना और हमने बीच की दूरी ले ली। मतलब कि दोनों के बीच में हमने 82.5 डिग्री लगभग हमारा, हमने पहले पढ़ा है इसको कि जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का हमने अपने स्थानीय समय को भारत का मानक समय IST मान लिया, इसी कारण से माना है ना। और जो है इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। मतलब ये जो आपका देशांतर है इसी को हम भारत का मानक समय मानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें भारत के पड़ोसी देशों को दिखाया गया है कि कैसे कैसे भारत में पड़ोस में कौन कौन से देश है। तो ये हमारा भारत है और भारत के आप ये देखिए, ये पश्चिम में पाकिस्तान और उससे यहाँ से ये देखिए, यहाँ से मिलता हुआ हमारे कश्मीर से, आपका ये लद्दाख में आता है ये, तो यहाँ से मिलता हुआ ये अफ़गानिस्तान है। और इधर देखिए उत्तर की तरफ जो है चीन है और तिब्बत है, नेपाल जो है लगभग लगता है कि हमारे देश का हिस्सा ही है, लेकिन ये भी हमारे देश से जुड़ी हुई इसकी सीमा है और काफ़ी ज़्यादा सीमा ये शेयर करता है हमारे देश के साथ। फिर यहाँ पर भूटान है और ये जो है आप देख सकते हैं, नीचे आएंगे आप, ये देखिए म्यांमार की सीमा मिल रही है इधर।
और इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये श्रीलंका जो है ये पाक जलडमरू मध्य से पाक स्ट्रीट से ये जुड़ता है भारत के साथ में। तो इस प्रकार हमने देखा कितने देश मिल रहे हैं। म्यांमार हो गया आपका, और जो है म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया इधर, हाँ। फिर उसके बाद भूटान हो गया 3, नेपाल 4 हो गया, चीन 5 हो गया, तिब्बत को अगर आप माने तो 6 है, बाकी तो चीन कहता है ये मेरा है। तो 5 है, 6 और 7, और टोटल वैसे हम 8 देश ही मानते हैं। तो 8 देशों की सीमा, हाँ बांग्लादेश, सॉरी, 8 देशों की सीमा भारत से मिलती है ना। बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा हमसे शेयर करता है। देखिए लगभग बांग्लादेश लगता है कि भारत का हिस्सा, छोटा भारत लगता है ये, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। और अगर आप जो है जलीय स्थिति देखें तो ये बंगाल की खाड़ी है आपकी, पूर्व में पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में आपके पूरा हिंद महासागर है ना। और आगे चलते हैं। ये देखिए भारत का जो है ये राजनीतिक नक्शा दिया गया है कि किस तरीके से हमारे यहाँ प्रदेश हैं। चूँकि ये लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये नए जो हमारे अभी यूनियन टेरिटरीज़ बने हैं, इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसको एक ही में दिखा दिया गया है ना। तो जम्मू कश्मीर ही दिखाया जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये इसके बाद जो ये आप इसको आप देख सकते हैं आराम से, और इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं, तो इसको जो है ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन कौन से देश हैं हमारे पड़ोसियों में जिनकी सीमाएं जो है वो समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं, है ना। मालदीव और श्रीलंका भी हमारे पड़ोसी हैं, जो कि जल में स्थित हमारी सीमा हमसे मिलती है। और पाक जलडमरू मध्य जो है वो श्रीलंका को, जैसा कि पहले हमने सुना कि जो है पाक जलडमरू मध्य जो है वो श्रीलंका को हमसे अलग करता है। तो आगे देखते हैं प्रशासनिक विभाजन इसका। भारत एक विशाल देश है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को अब ये चेंज हो चुका है, आप जानते हैं, हाँ। तो ये जो है डाटा अपडेटेड ही लीजिए। फिर आगे देखिए ये इसका भौतिक जो है किस तरीके से हमारा भौतिक विभाजन है वो दिखाया जा रहा है। ये देखिए गंगा नदी है आपकी, और गंगा नदी, ये गंगा नदी आपकी काफ़ी यहाँ तक आके यहाँ मिल रही है आपकी। इसमें यमुना नदी निकल जाती है, चंबल नदी, कुल मिला के से आप देख सकते हैं सतपुड़ा श्रेणी है। यहाँ पे आपकी अरावली श्रेणी है, जो कि अभी पिछले अध्याय में हमने देखा कि सबसे पुरानी श्रेणियों में आती है। यहाँ पर भारत का बृहत्तम मरुस्थल। फिर ये आपकी जो है नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है ना। और यहाँ से ये उड़ीसा के उससे ये देखिए ये महानदी निकल रही है, ये यहाँ जाके यहाँ मिल रही है बंगाल की खाड़ी में। और बाकी जो है दक्षिण में ये तो हिमालय रेंज है ही हमारा, हिमालय रेंज मुख्य रूप से ये बन रहा है, हिमालय रेंज। और ये पूरा आपका हिमालय रेंज ही दिखाया गया है। ये मध्य हिमालय है ना, ये निचला हिमालय, ये ऊपर का हिमालय हिस्सा आपका, और यहाँ तक पूरा ये हिमालय। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये दक्षिण में देखिए ये इसको जो है आप, ये तटीय क्षेत्र है, और ये भी तटीय क्षेत्र है आपका, है ना। और गुजरात का सबसे बड़ा तट, हमारे पास तटरेखा सबसे बड़ी गुजरात की है। और जो है इसके बाद ये देखिए यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और फिर इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका पश्चिमी और पूर्वी घाट है ना। नीचे हिमालय है आपका, ये पूरब की तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर पश्चिम की तरफ लक्षद्वीप समूह है। आगे बढ़ते ये भौतिक विभाजन हो गया हमारा। फिर जो है 2 जून 2014 को तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया। अभी तो खैर फिर से डाटा चेंज है, ये 28 राज्य फिर से हो गए हैं, और जो है आपके 2 यूनियन टेरिटरीज उसमें बढ़ गए हैं ना। तो 7 2 9 हो गए, और ये 30 हो गया। अब राज्य 30 हो गए आपके, और जो है यूनियन टेरिटरीज आपके कितने हो गए, 7 2 9 हो गए
है ना। सॉरी, ये 28 राज्य हो गए आपके, एक कम हो गया राज्य आपका कश्मीर, जो जम्मू एवं कश्मीर था। जम्मू एवं कश्मीर जो है वो आपका एक राज्य कम हो गया, तो राज्य 28 हो गए। और चूँकि 7 आपके यूनियन टेरिटरीज थे तो वो 2 बढ़ गए, तो इसलिए वो आपके 9 हो गए। तो 28 राज्य एवं अब आपके 9 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, हम जानते हैं। फिर राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। हमारे यहाँ राज्यों का निर्माण अगर पूछा जाए किस आधार पर हुआ है, तो मुख्य रूप से भाषाओं के आधार पर हुआ है। और क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। और राज्यों को जिलों में बांटा गया है, हम जानते हैं इसको। खैर, ये जो है कक्षा 6 के स्तर से बताया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जो है हमें बड़े कंसेप्ट समझने के लिए छोटी बातों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये लग रहा होगा कि ये सब तो हम जानते हैं, इसमें क्या है खास, लेकिन जो है ये पक्की बात है कि अगर आपको आखिरी सीढ़ी चढ़ना है तो पहली सीढ़ी पर कदम रखना ही पड़ता है। ये बहुत बेस बनाता है। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जो है उस तरीके से नहीं जानते हैं जिस तरीके से हमें जानना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको सिस्टम से पढ़ना चाहिए, एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। खैर, आगे भौतिक विभाजन में आपको डिटेल बता रहे हैं कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है ना। संतरी का मतलब जो द्वारपाल होता है, बिल्कुल उसी की तरह ये हमारा काम करता है ना। और जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ़ का घर। आगे बता रहे हैं हिमालय पर्वत को की जो है 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाएं हैं, जिनमें सबसे उत्तर की श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है ना, जो है आपकी माउंट एवरेस्ट। और मध्य हिमालय या हिमांचल या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है ना। ये मध्य हिमालय बीच में है। और बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम ये आपसे कह रहे हैं कि आप पता लगाइए, कमेंट करके मुझे बताइए 5 पहाड़ी स्थानों के नाम जहाँ पे लोग घूमने जाना प्रेफर करते हैं। फिर शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे ये आपको बता रहे हैं कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है ना। हिमालय जो है उसके दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। भाई ऊपर की तरफ हिमालय है तो उसके दक्षिण की तरफ हमारा जो है मैदान है। ये मैदान समतल और सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने। अभी हमने पिछले अध्याय में देखा कि जो है किस तरीके से मैदानों का निर्माण होता है अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा। तो उसी में जो निक्षेप होते हैं, निक्षेप मतलब जो है नदियों के द्वारा जो है बालू या जो है गिट्टी के छोटे टुकड़े या जलोढ़ मिट्टी वगैरह जो लाई जाती है वही निक्षेप होते हैं। तो इनके द्वारा ही ये जो है मैदानों का निर्माण हुआ है। तो नदियों की ये मैदान कृषि कार्य के लिए अत्यधिक उपजाऊ हैं, इसलिए यहाँ पर अधिकतम जनसंख्या पाई जाती है। पिछले अध्याय में भी ये हमने देखा था। तो क्योंकि भारत भी ऐसी स्थिति में आता है, तो भारत के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल स्थित है। हमारा राजस्थान का भूभाग जो है मुख्य रूप से महामरुस्थल में आता है। और यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला है ना। ये शुष्क है, गर्म है और रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। हमारा पेनिनसुलर जो इंडिया है वो त्रिभुजाकार है। हम देखते हैं कि ऐसे 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 बना हुआ है और इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में राजस्थान की तरफ इधर आप देखेंगे तो अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। हम जानते हैं विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती। देखिए इन्होंने इसमें तापी नाम लिखा है। खैर, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। हमने पीछे देखा था कि ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। जनरली हमारे यहाँ सभी नदियाँ क्या है कि वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट है ना। पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट है
और पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ असमान है। और इन पठारों में क्या होता है, खनिज पाए जाते हैं, जिसमें लोहा और कोयला, लौह अयस्क और कोयला मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पश्चिम घाट में के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है, और पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान उतने सकरे नहीं हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रवाल के बाद अपेक्षाकृत जो है क्या है, पूर्वी जो घाट हैं आपके वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं, वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है ना। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा, वहाँ पर ढेर सारा निक्षेप इकट्ठा करती हैं, तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, और इसी में एक सुंदरवन डेल्टा बनता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर प्रवाल के बारे में आपसे बता रहे। प्रवाल क्या होता है, प्रवाल जो होते हैं वो छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, छोटे छोटे समुद्री जंतु होते हैं जिनके कंकाल है, जिसे हम पॉलिप कहते हैं। और ये जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। जब पॉलिप जो है मर जाते हैं तो वो जो है उनका जो कंकाल बच जाता है, और वो जो है अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। जो बाकी के पॉलिप बनते हैं वो इनके ऊपर अपना ग्रोथ करते हैं और बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं, तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रवाल के माध्यम से निर्माण होता है, इसीलिए इसको जो है प्रवाल द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे ये देखिए सुनामी के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, ये सुनामी पर एक जो है एक कविता है, ये देखिए, ये पंखुड़ी हैं, पंखुड़ी विद्या कक्षा 8 क्लास 8B की स्टूडेंट हैं, और वैद्यनाथ स्वयं जो है इनके बारे में आपको ये देखिए ये इन्होंने बताया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे दोस्तों। ये देखिए एक खूबसूरत सा सुनामी का चित्र एक इनके द्वारा बनाया गया है, ये लिखा गया है और ये बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए बच्चों के द्वारा कितनी क्रिएटिविटी ये सुनामी है, और ऊपर लिखा गया है सुनामी पे। भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप समूह और जो कि अरब सागर में स्थित है ना। और आप ऐसे समझें इसको, लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में है, लेफ्ट साइड, लक्ष्य लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लक्ष्य। तो लक्षद्वीप जो है वो लेफ्ट साइड स्थित है, और जो है ये अब लेफ्ट साइड हमारे अरब सागर भी है ना। तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अरब सागर जो है वो पाकिस्तान की तरफ है, मुस्लिम कंट्री है, और वो भी मुस्लिम कंट्री है। और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। कौन? लक्षद्वीप जो है एक ये प्रवाल द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये जो है 2004 में ये पूछ रहे हैं आपसे कि कौन से द्वीप समूह में सुनामी आई थी। तो ये जो है आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या जानकारी है कि 2004 में सुनामी जो है कहाँ पर आई थी। हाँ, और इसी के साथ में जो है आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। और ये जो है आखिरी में इन्होंने कहा सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जब भूकंप आता है समुद्र तल पे तो उसकी तरंगें खूब ऊंची ऊंची उठती हैं, फिर वो ऊंचाई पे उठी, फिर वो बहुत नीचे गिरी, तो इस तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक वो चली जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज जो है हमारा 7वां चैप्टर कवर किया। और इस चैप्टर में हमने मुख्य रूप से क्या जाना? मुख्य रूप से जाना भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, और हमने जाना भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार का है, और हमने जाना कि भौतिक विभाजन भारत का यानी फिजिकल डिवीज़न कैसा है। तो इस प्रकार यह जो है NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 की आज हमने 7वां चैप्टर कवर कर लिया। तो जुड़े रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए और मोटिवेट करते रहिए, तो आपकी मैं पूरी NCERT की श्रृंखला कंप्लीट करा दूंगी। इसके लिए एक बात दोस्तों ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप
गहराई से जानना चाहते हैं तो पहले उसकी बेसिक्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आप बराबर इन चैप्टर्स में देख रहे होंगे कि चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं और पीछे के चैप्टर्स की बातें आगे के चैप्टर्स में ज़रूर आती है। इसलिए आपको अगर अच्छे से समझना है तो इसको सीरियल से पढ़ना चाहिए। तो आप क्रम से सभी वीडियोस को देखें। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आती है या कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी समस्या का समाधान करूँगी। तो इसी के साथ दोस्तों अब जो है वीडियो समाप्त करती हूँ और आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, सेफ रहें। धन्यवाद। बाय बाय।